नमस्कार, मैं सतीश सिंह। इस वीडियो में आप लोग सन 2022 का फिजिक्स का अनसॉल्व्ड पेपर सेट जीए का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 पूरे एक्सप्लेन के साथ कराए जा चुके हैं। आप एक बार उनको देख लीजिए। और यहाँ पे हम क्वेश्चन 4 से शुरुआत करते हैं। अनसॉल्व्ड पेपर आप लोग समझते हैं कि आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सन 2022 को ही पूरी तरीके से तैयार कर लें, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है कि आज ये प्रश्न याद किया, कल दूसरा प्रश्न याद किया, आज इस लेसन में, कल दूसरे लेसन में। आप केवल सन 2022 में जितने भी सेट हैं, 7 सेट होते हैं, अगर 7 के 7 सेट आप पूरे तैयार कर लीजिए, आपके 80% मार्क इस बार जो है बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया गया है। जो सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। अब प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है? देखिए, एक यंग नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकाश तरंग के व्यतिकरण को अपने प्रयोग के द्वारा समझाया था। हम उसी प्रयोग को आपको यहाँ पे समझा रहे हो, आपको प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण अच्छे से समझ में आ जाएगा। यंग नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश तरंगों का जो व्यतिकरण होता है उसको समझाने के लिए 3 पर्दे लिए थे। सबसे पहले जो पर्दा उन्होंने लिया था, इसमें केवल एक रेखा छिद्र था। इसको हम यहां पे एस से लिखते हैं। एस मीन्स हो जाएगा सोर्स। और इससे कुछ दूरी पर उन्होंने एक दूसरा पर्दा लिया था जिसमें 2 रेखा छिद्र थे। जो पहला रेखा छिद्र है इसका नाम S1 और जो दूसरा रेखा छिद्र है इसका नाम S2। ध्यान यहां पे यह रहे कि दोनों रेखा छिद्र S के सीध में नहीं होने चाहिए। ये ऊपर बिल्कुल, इसका जो सीध होता है इससे ये ऊपर और ये इससे नीचे होना चाहिए। और एक तीसरा पर्दा उन्होंने लिया था यहाँ पे। जो पहला पर्दा था इसका नाम L रखा था, इसका नाम M रखा था और इसका नाम यहाँ पे N रखा गया था। ये 3 पर्दे थे। इसके बाद उन्होंने जैसे रेखा छिद्र कैपिटल S पर एकवर्णी प्रकाश डाला। देखिए, ये इसकी शर्त है कि प्रकाश कैसा होना चाहिए, एकवर्णी होना चाहिए। तो यंग नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश के व्यतिकरण को समझाने के लिए कि प्रकाश का व्यतिकरण कैसा होता है, पहला जो पर्दा था उसमें जो रेखा छिद्र S था, इस पर एकवर्णी प्रकाश डाला। एकवर्णी का मतलब होता है कि एक ही रंग का प्रकाश। वो चाहे कोई भी प्रकाश डाल दीजिए आप, चाहे हरा डाल दीजिए, चाहे नीला डाल दीजिए। एकवर्णी का मतलब होता है एक रंग का प्रकाश। जब उन्होंने डाला तो प्रकाश एक तरंग होती है। इस तरीके से यहां से प्रकाश निकला और ये प्रकाश आकर के इन दोनों रेखा छिद्रों में यहां पे जो है टकराता है। और इसके पश्चात फिर ये जो प्रकाश तरंग होती है वो रेखा छिद्र S1 और S2 के द्वारा 2 तरंगों में विभक्त हो जाती है। यहां से 2 तरंगे बन जाती है। ये तरंग आती है, रेखा छिद्र S1 एक तरंग निकालती है और एक रेखा छिद्र S2 तरंग निकाल देती है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 तरंगे बनती है। और ये जब 2 तरंगे आगे बढ़ती हैं तो ये एक दूसरे को अध्यारोपित करने लगती हैं। इन तरंगों के जो विस्थापन होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। तरंगों के जो विस्थापन होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ने जब लगते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण कहते हैं। तो S1 और S2 से निकलने वाली जो प्रकाश तरंगे होती हैं उनका आपस में अध्यारोपण होने लगता है। और अध्यारोपण के पश्चात यंग नाम के वैज्ञानिक ने देखा कि इस पर्दे पर दीप्त और अदीप्त पट्टियां बनने लगती हैं। इस प्रकार से यहां पट्टियां बनना शुरू हो जाती हैं। इन पट्टियों को हम इस तरीके से बना देते हैं जिससे कि आपको थोड़ी सी बात समझ में आए। तो ऐसी दीप्त और अदीप्त पट्टियां यहां पे प्राप्त होने लगती हैं। ये जो दीप्त और अदीप्त पट्टियां होती है, दीप्त का मतलब होता है जहां पर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है वो दीप्त पट्टी बोली जाएगी। इसको हम ब्राइट कहेंगे, P से लिखेंगे।
यहां पे प्रकाश की तीव्रता कम है, इसको डार्क बोला जाएगा। यहां प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है, ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, और ये डार्क है और ये ब्राइट है। बी का मतलब ब्राइट रहेगा, इस जगह पर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है, चमक ज्यादा है। और ये एक ऐसा स्थान है जहां पे प्रकाश की तीव्रता कम है, यानी कि यहां पे चमक कम है। और ऐसी पट्टियां मिलती हैं, इन पट्टियों को उन्होंने कहा फ्रिंज। ये पट्टियां बोली जाएंगी फ्रिंज, इनका नाम उन्होंने फ्रिंज रखा। तो यही प्रकाश का व्यतिकरण होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। यानी जहां पर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है, हम ये कहेंगे कि यहां का जो व्यतिकरण है वह संपोषी व्यतिकरण बोला जाएगा। यह संपोषी व्यतिकरण है। और जहां पर प्रकाश की तीव्रता कम होती है, इसको हम लोग विनाशी व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। यह विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगे रेखाचित्र S1 और S2 से जो तरंगे निकलेंगी, जो भी तरंगे हैं, देखिए जब भी प्रकाश का व्यतिकरण होगा या किन्हीं भी तरंगों का व्यतिकरण होगा, तो वहां पे जो दो तरंगे होती हैं, इनकी जो आवृत्ति है वो समान होनी चाहिए। आवृत्ति इनकी समान होनी चाहिए, व्यतिकरण के लिए एक शर्त होती है। तो जब दो समान आवृत्ति की तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से, इनका आपस में क्या होता है, अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग उत्पन्न होती है, उसकी तीव्रता माध्यम के कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होती है, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद चूंकि 3 नंबर का प्रश्न है, बड़े प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं 4 से। जो 4 नंबर है वो 3-3 नंबर का प्रश्न होता है, खंडदा इसको कहते हैं। एक प्रश्न इसमें और जोड़ा गया है कि प्रकाश की व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। अब देखिए, चाहे तो हम शर्तें यहीं से लिख सकते हैं। सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहले इसकी शर्त यह होती है कि तरंगों की जो आवृत्ति है वो समान होनी चाहिए। पहली शर्त इसकी यही है कि यहां से जो तरंगे निकलती हैं वो समान आवृत्ति की होती हैं। तो पहली शर्त कि तरंगों की आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। हम शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इसको पूरा लिख सकते हैं, पूरा लिखेंगे कि दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। देखिए दूसरा क्या होता है, ये जो तरंगे दो निकलती यहां से, इनके आयाम लगभग बराबर हो या बराबर होने चाहिए। तो आयाम के बारे में आपको क्या लिखना है, आयाम या तो बराबर हो या फिर क्या होने चाहिए, लगभग बराबर होने चाहिए, लगभग बराबर। आयाम इस तरीके से हो। तीसरी इसकी शर्त क्या होती है, रेखा छिद्र अति संकीर्ण होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे महीन रेखा छिद्र होने चाहिए। तो रेखा छिद्र कैसे होने चाहिए, संकीर्ण। ये रेखा छिद्र संकीर्ण होने चाहिए। रेखा छिद्रों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और चौथा जो इसका कंडीशन होता है, ये दोनों स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। जो रेखा छिद्र हैं ये कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। अब कला संबद्ध क्या होता है, ये भी प्रश्न परीक्षा में आपके यहाँ बहुत ज्यादा आता है कि कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। देखिए कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, ये ऐसे दो स्रोत होते हैं कि अगर एक की कला में हम परिवर्तन करें तो दूसरे की कला में अपने आप उतना ही परिवर्तन हो जाएगा। मान लीजिए कि इसकी कला में हम 30 अंश का परिवर्तन करें तो इसकी कला अपने आप 30 अंश बदल जानी चाहिए। यानी दोनों का जो कलांतर है कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो अगर दो तरंग स्रोतों का कलांतर नियत है तो ऐसे जो तरंग स्रोत होते हैं वो कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि दोनों तरंग स्रोत कैसे होने चाहिए,
कला संबंध स्रोत होने चाहिए। और मान लीजिए अगर कभी परीक्षा में आता है कि कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हो, तो वहां पे यही लिखना है, ऐसे तरंग स्रोत जिनके बीच में कलांतर नियत रहता है उन्हें हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी बता चुके 2022 अगर आप पूरा तैयार कर लीजिए तो आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप इतने से ही 80-90% 2023 में जो भी पेपर आएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद चौथे का ख नंबर, इसमें एक न्यूमेरिकल दिया है और ये भी न्यूमेरिकल बहुत आता है, ऐसे न्यूमेरिकल आते रहते हैं, क्वेश्चन वही आते हैं, बस संख्याएं बदलती रहती हैं। तो आप अगर अपने आप को कंसंट्रेट करके 2022 का पूरा जितने भी सेट हैं इधर उधर मत भागिए, आप 2022 पूरा का पूरा साल कर लीजिए, इसका गारंटी है कि आप 80-90% क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व ही कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या दिया है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है ये भी, करा एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित होती है। मान लीजिए कि कोई एक प्रसारण केंद्र है, ये एक प्रसारण केंद्र है, अब यहां से तरंग निकलती है, कितनी 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली। अब तरंग दैर्ध्य क्या है, वेवलेंथ होता है, लेमडा से इसको लिखते हैं। तो हम यहां पे लेमडा की वैल्यू कितनी लिख लेंगे, 300 मीटर, ये इसकी तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य को लेमडा से नोट किया जाता है। आगे इसमें कह रहा है कि एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र उपलब्ध है। यह संधारित्र की धारिता दी गई है, संधारित्र की धारिता को हम कैपिटल सी से नोट करेंगे 2.4 माइक्रोफैरड। ये माइक्रो हटा लेते हैं, माइक्रो में आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो माइक्रो कितने का होता है, ये 10⁻⁻6 का होता है, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻6 फैरड बन जाएगा। आगे इसमें लिखा है अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली में प्रेरकत्व की गणना करके दिखानी है। प्रेरकत्व मीन्स एल, स्वप्रेरण गुणांक, ये हमें ज्ञात करके दिखाना है। और परिपथ कैसा कह रहा है, कह रहा अनुनादी परिपथ है, परिपथ अनुनादी है। अब अनुनादी परिपथ होता क्या है, देखिए अनुनादी परिपथ का मतलब ये होता है कि वह परिपथ जिसमें एक्सएल और एक्ससी ये आपस में बराबर हो, यानी कि एक्सएल क्या होता है, ये प्रेरण प्रतिघात होता है और ये धारती प्रतिघात होता है। अगर प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर हो जाता है, या ऐसा कहते हैं जिसकी प्रतिबाधा शून्य होती है, जिसकी प्रतिबाधा शून्य होती है, ऐसे परिपथों को हम लोग अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो यहाँ पे जो अनुनादी परिपथ होते हैं उनके लिए आवृत्ति का एक सूत्र होता है, उस आवृत्ति के सूत्र की सहायता से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अनुनादी परिपथ की आवृत्ति का क्या सूत्र होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनुनादी परिपथ की आवृत्ति, इसकी आवृत्ति का सूत्र होता है स्मॉल f इक्वल टू 1/2 पाई √1/LC। बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ध्यान से आप इसको देखेंगे। यह अनुनादी परिपथ की आवृत्ति का सूत्र होता है। अब यहां पे देखें, हमको L की वैल्यू निकाल के दिखाना है। जिस L की वैल्यू हमको निकालना है वो कहाँ है, रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर से हम इसको बाहर लेकर आए, क्योंकि जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसे हमें LHS में ले आना चाहिए, उसके बाद फिर हमको वैल्यू रखनी चाहिए। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे समीकरण का दोनों तरफ वर्ग कर देना चाहिए। तो f का वर्ग क्या हो जाएगा, f² हो जाएगा, 1/2 का 4 हो जाएगा, पाई का वर्ग करोगे पाई² हो जाएगा, और वर्ग करने पर जो रूट का निशान होता है वो हट जाता है, तो 1/L और C, बस रूट का निशान हटेगा। अब इस L को हम बाहर लेकर आएंगे LHS में, तो f² इस L की जगह पहुंचेगा। तो इस तरीके से हमारा जो फार्मूला बनेगा L इक्वल टू वो 1/4 पाई² 1/L के प्लेस पर क्या रहेगा
एफ स्क्वायर हो जाएगा, और ये सी है, ये सी का मान, सी का मतलब ये संधारित्र की धारिता है। अब यहां पे देखिए, हमको पाई की वैल्यू याद रहती, सी का मान दिया, लेकिन एफ की वैल्यू हमको नहीं मालूम है और ना ही एफ का मान यहाँ पे कहीं पे दिया है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम यहाँ पे एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी है, एफ का मतलब यहाँ पे आवृत्ति है, हमें आवृत्ति का मान यहाँ पे निकाल लेना चाहिए। आवृत्ति का मान कैसे निकलेगा? आवृत्ति का सूत्र क्या रहेगा? देखिए लेमडा के पदों में जैसे हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं v इक्वल टू एन लेमडा, एन को आवृत्ति कहते हैं, तो एन बराबर क्या बन जाएगा? v अपान लेमडा। यहीं से आप बना सकते हैं, यहाँ पे आवृत्ति को f से लिखा जाता है, ये चाल है। देखिए चूंकि यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल c से लिखी जाती है और लेमडा हो जाएगा। तो ये आवृत्ति है, हमें इस f की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्मॉल f की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे कि स्मॉल f इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल c अपान में लेमडा। देखिए ये भी स्मॉल c है और ये भी, ये कैपिटल C आप ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना लें जिससे कि दोनों में डिफरेंस बना रहे। और ये क्या है? ये प्रकाश की चाल है। अब इस f की वैल्यू को हम यहाँ पे इस जगह रख लेंगे, तो L इक्वल टू कितना बन जाएगा? 1 अपान में 4 पाई स्क्वायर 1 अपान में, इसको हम यहाँ पे इस जगह रख लेते हैं, तो स्मॉल c और अपान में लेमडा का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल C आ जाएगा। इस तरीके से L इक्वल टू कितना बनेगा? 1 अपान में 4 पाई स्क्वायर 1 अपान में ये c स्क्वायर अपान में लेमडा स्क्वायर, और ये क्या रहेगा? कैपिटल C। ये लेमडा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और L इक्वल टू कितना बनेगा? 1 अपान में 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ये लेमडा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, लेमडा स्क्वायर और अपान में c स्क्वायर और इनटू में ये कैपिटल C, ये संधारित्र की धारिता है और ये प्रकाश की चाल है। अब आप यहाँ पे सबकी वैल्यू रख सकते हो, 1 अपान में 4, पाई का मान कितना होता है? 3.14 रहेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। लेमडा का मान इसमें कितना दिया है? 300 दिया है, यहाँ पे 300 रखेंगे, तो 300 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। और इसके बाद ये c स्मॉल है, ये प्रकाश की चाल है, कितना रहेगा? 3 इंटू 10 की घात 8 रहेगा, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इंटू में यहाँ पे कैपिटल C का मान कितना है? ये 2.4 है, और इंटू में 10 की घात माइनस का 6 है। तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे L इक्वल टू 1 अपान में, ये 4 है, देखिए 3.14 का आप वर्ग कर लेंगे, और 3.14 का जब आप वर्ग करेंगे तो यहां पे आएगा 9.8596, 9.8596, ये 3.14 का वर्ग होता है। यहां पे आप 300 का वर्ग कर लें, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और ये 2 जीरो हैं तो ये कितने हो जाएंगे? पूरे 4 जीरो हो जाएंगे। इसके बाद यहां भी 3 इंटू 10 घात 8 है, इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, और 10 की घात 8 का वर्ग, घात का घात में गुणा होता है, वर्ग नहीं करेंगे यहाँ पे, 10 घात 16, ये नहीं 8 अट्ठे 64 आप कर दें, घात का घात में गुणा होता है, और इंटू में क्या है? ये है 2.4 इंटू में 10 की घात माइनस का ये 6 लिखा हुआ है। देखिए 9 से ये 9 कट जाएगा, और L इक्वल टू 1 अपान में इन दोनों संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे। जब इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो 39.4384 आ जाएगा, 39.4384। इसके बाद ये कितना है? 10 की घात, ये 4 यहां पे बचा, यहां पे हम देखते हैं कितना बचता है? केवल 2.4 बचता है ये, और इसकी पावर को एडजस्ट करते हैं,
पावर एडजस्ट करेंगे, प्लस का 16 और माइनस का 6, 10 की घात कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके बाद n इक्वल टू ये 10 घात 4 और ये 10 घात 6, तो 4 से यहां का 4 कम हो जाएगा, यहां केवल 6 बचेगा। तो 1/में 39.4384 और 10 की घात कितना रहेगा, ये 4 यहां 4 कम कर देगा, 10 की घात केवल 6 बचेगा। इस तरीके से हम यहाँ पे 1/में कुछ अंक छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना ले लेते हैं, जिससे भाग देने में हमको आराम रहेगा। तो 39.43 और इंटू में 10 की घात कितना हो गया, ये जो 6 है इसको ऊपर लेकर जाएंगे, 10 की घात माइनस का 6 आ जाएगा। तो L बराबर क्या रहेगा, अब आप 39.43 से 1 में भाग कर लीजिए। जब 39.43 से 1 में हम भाग करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.0011 और 10 की घात कितना आ जाएगा, माइनस का 6। दशमलव को 3 अंक पीछे लेकर आएंगे, दशमलव को 1 के पीछे लेकर आएंगे 3 अंक पीछे, तो L इक्वल टू 1.1 और घात में 3 और कम हो जाएगा, -6 में -3 कम कर लोगे तो कितना बचेगा, 10 की घात माइनस का 9 और इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। तो L बराबर इतने हेनरी आ जाएगा। ये स्वप्रण गुणांक है। तो इस प्रकार से अनुनादी परिपथ के जो न्यूमेरिकल हैं वो हम ऐसे लगाएंगे और इनकी तैयारी आपको हर हालत में करनी है, क्योंकि 2023 में भी अनुनादी परिपथ पर सवाल आने हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया है चौथे का ग, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। अब किरचॉफ का नियम कितनी बार आ चुका है, आप देखेंगे तो हर साल किरचॉफ का नियम आता है। तो किरचॉफ के नियम को समझते हैं। किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने विद्युत परिपथ के संबंध में 2 नियम दिए थे। ये नियम कहां पे अप्लाई होते हैं हमें ये समझना है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने सरल परिपथ के बारे में पढ़ा था, और सरल परिपथ इस तरीके से रहते थे। सरल परिपथ जिसमें प्रतिरोध रहता था, ये सरल परिपथ होते हैं, सिंपल सर्किट होते हैं। इनको जब हम श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, चाहे श्रेणी में जोड़े, श्रेणी क्रम, या हम समांतर क्रम में जब इनको जोड़ते थे, तो हम लोग ओम के नियम का, जो ओम का नियम रहता था उसका हम यूज करते थे, इस पे ओम के नियम का प्रयोग करते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ हमें जटिल परिपथ मिल जाते हैं, बहुत जटिल परिपथ होते हैं, वो इस तरीके से साधारण परिपथ नहीं होते हैं। तो ऐसे जटिल परिपथों में ओम का नियम लगाना संभव नहीं होता है, हम ओम के नियम से वहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जटिल परिपथों को कोई भी वैल्यू अगर वहां पे हमको निकालना है, धारा को निकालना है या प्रतिरोध को निकालना है, विभवांतर को निकालना है, अगर जटिल परिपथ है, तो किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए थे और वही दोनों नियम हमको यहाँ पे पढ़ने, और ये नियम हर साल परीक्षा में आते रहते हैं। तो किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने जो पहला नियम दिया था, पहला नियम इसका बहुत आसान नियम है। पहला नियम किरचॉफ का ये था, इसको संधि का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, यह संधि का नियम भी कहलाता है, संधि नियम, जंक्शन लॉ बोलते हैं इसको। इसमें इन्होंने बताया था कि परिपथ के किसी भी संधि पर, जैसे मान लीजिए कि परिपथ की कोई एक संधि है, संधि का मतलब क्या होता है, जहां पे कई परिपथ आकर के जुड़ जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। संधि आप समझते होंगे, इतना कठिन शब्द नहीं है ये। जहां पे कई परिपथ आकर के जुड़ जाए, एक गांठ बना लें, उसे हम लोग संधि बोलते हैं। ये संधि हो गई। कितने परिपथ यहाँ पे हैं, 1
2 3 4, ये पांचवा परिपथ है और ये सभी, ये बिंदु O है जहां पे संधि है। इस परिपथ में धारा I1 बहती है, ये संधि की ओर बहती है, ये आपको ध्यान से देखना है। संधि की ओर धारा यहाँ पे बह रही है। ये दूसरा परिपथ है, इसमें धारा I2 बहती है, ये भी संधि की तरफ जा रही है। तीसरा परिपथ I3, इसमें जो धारा बहती है वो संधि से दूर जा रही है। चौथा परिपथ I4, इसमें धारा संधि से दूर जा रही है। और पांचवा परिपथ, इसमें धारा I5 है, ये भी संधि से दूर जा रही है। तो किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने ये बताया था कि परिपथ के किसी भी संधि पर, देखिए यहाँ पे जितनी भी धाराएं हैं वो सब संधि O पर मिल रही हैं। तो उन्होंने कहा था कि परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा I इक्वल टू 0। I मीन्स धारा, सिग्मा मीन्स बीजगणितीय योग, यानी धाराओं का बीजगणितीय योग 0। ये बात किरचॉफ ने अपने पहले नियम में बताई थी। और उन्होंने कहा था कि जब इस नियम को अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का हम इस्तेमाल करेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या होती है कि संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक चिन्ह के साथ लेनी है। जो धारा संधि की ओर बहेगी उसे प्लस चिन्ह के साथ लेना है, और जो धारा संधि से दूर बहेगी उसको बस ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेना है। ये जब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे तो हमें चिन्ह परिपाटी का यूज करना होगा यहाँ पे। अब परिपथ 1 में जो धारा I1 बहती है वो संधि की ओर बहती है, इसलिए हम यहाँ पे इसको प्लस चिन्ह के साथ लेंगे I1। परिपथ 2 में जो धारा I2 बहती है संधि की ओर बहती है, इसको भी हमें प्लस चिन्ह के साथ, से दूर जाती है इसको माइनस चिन्ह के साथ में लेना I3। परिपथ 4 में धारा संधि से दूर बह रही, इसको माइनस चिन्ह के साथ लेंगे I4। और परिपथ 5 में जो धारा बहती है संधि से दूर बहती है, इसको हम माइनस चिन्ह के साथ में लेंगे I5। और ये सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हो चुका है, इसको हमें 0 के बराबर कर देना है। अब ये सभी जो धाराएं हैं वो माइनस चिन्ह के साथ में है, इनको हम RHS में लेकर जाते हैं तो ये सब प्लस हो जाएंगे, उधर लेकर जाएंगे तो LHS में केवल I1 प्लस I2 बचेगा, और यहाँ पे I3 प्लस में I4 और प्लस में कितना I5 हो गया। अब आप इन धाराओं को देखिए, I1 और I2 ये संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का ये क्या हो गया है? योग। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग। और ये कौन है? ये I3, I4, I5 ये सब संधि से दूर जा रही हैं। तो ये क्या है? ये संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग है। और यहां पे ये देखा जा रहा है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या है? बराबर है, बिल्कुल बराबर है यहाँ पे। तो किरचॉफ के पहले नियम में ये देखा जाता है कि संधि की ओर जितनी धारा जाती है उतनी ही धारा संधि से दूर जाती है। इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आवेश का संरक्षण होता है। जितनी धारा संधि की ओर उतनी धारा संधि से दूर, यानी कोई ह्रास नहीं होता है। तो ऐसे में आवेश यहाँ पे क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। इसलिए किरचॉफ का जो पहला नियम होता है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। ये बात परीक्षा में बहुत आती है 1 नंबर में। तो इस नियम को आप जब भी याद रखेंगे तो वहां पे ये जरूर याद रखेंगे कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित होता है। यहाँ पे आवेश का क्या होता है? संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित रहता है। तो ये किरचॉफ का पहला नियम है जो कि आपके लिए बहुत आसान नियम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और ऐसे नियम को हम केसीएल के नाम से भी जानते हैं, KCL। के मीन्स किरचॉफ हो जाता है, और सी का मतलब क्या रहता है, सी का मतलब हो जाता है सर्किट हो जाता है, और एल मीन्स लॉ हो जाता है। तो ये किरचॉफ का पहला नियम है, इसको केसीएल भी कहते हैं। इसके बाद किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो बंद पास का नियम होता है। ये थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन कठिन जरूर है, इस पर न्यूमेरिकल आपको हर साल मिलता है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है इस पर आपको हर साल एक न्यूमेरिकल मिलता है, 5 नंबर में ये न्यूमेरिकल हर साल मिलेगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको किरचॉफ के दूसरे नियम पर जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं वो पूरे के पूरे हम सॉल्व करा देंगे। तो किरचॉफ का दूसरा नियम ये था, इसको हम बंद पास का नियम भी कहते हैं, बंद पास का नियम या लूप का नियम भी बोला जाता है। ये लूप का नियम, और इसको हम KVL के नाम से जानते हैं, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ V मीन्स वोल्टेज, L मीन्स लॉ। क्या नियम इन्होंने अपना दूसरा दिया था? दूसरे नियम में इन्होंने बताया था कि अगर परिपथों के ऐसे लूप बने हों, क्योंकि किरचॉफ का जो नियम था वो जटिल परिपथों के लिए ही था। जटिल परिपथ कभी कभी इसमें सेल इस तरीके से जुड़े होते हैं कि वो परिपथ को जटिल बना देते हैं, तब ओम का नियम लगाना यहां पे आसान नहीं रह जाता है। तो ये एक ऐसे लूप तैयार हो जाता है। ये पहला प्रतिरोध है, इसको हम R1 बोलेंगे। ये दूसरा प्रतिरोध, इसको R2 बोलेंगे। ये सेल का ऋण इलेक्ट्रोड, ये धन इलेक्ट्रोड, इसका अपना विद्युत वाहक बल होगा, इसको E1 बोलेंगे। ये माइनस इलेक्ट्रोड, ये प्लस इलेक्ट्रोड, ये इसका विद्युत वाहक बल, इसको हम E2 बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बंद पास बोलते हैं, या लूप इसको कह सकते हो। A, इसको B, ये C और ये D। तो बंद पास कैसे बनेगा? A से चले और घूम करके हम A पर ही आ जाएं, तो ऐसे में ये बंद पास हो जाता है। एक बंद पास यहां पे और बनाते हैं, और इस बंद पास में हम केवल एक प्रतिरोध लगा लेते हैं, इसको हम R3 कहेंगे। इसमें कोई सेल नहीं डालते हैं, आप डालने को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो A B C D, इसका नाम E रखेंगे और इसका नाम F। तो दो बंद पास हो गए, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, पूरी तरीके से बंद है। अब देखें, ये जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल E1 और इसका E2, दोनों के विद्युत वाहक बल अलग अलग, इनके प्रतिरोध भी अलग अलग। तो इन सेलों से जो धाराएं निकलेंगी वो कैसी होंगी? वो अलग अलग होंगी, भिन्न भिन्न धाराएं होंगी। ये पहला सेल है, मान लेते, माना इसकी धारा I1 है। ये दूसरा सेल है, इसकी धारा को हम I2 मानते हैं। तो ये सेल क्या करेगा? इस परिपथ में I1 धारा बहेगी, और इस सेल के कारण इस परिपथ में कितनी धारा बहेगी? I2 धारा बहेगी। यहां पे हम I2 लिख लेते हैं। इसके बाद दोनों परिपथों में I1 I2 धारा बहते हुए आएंगी ये बिंदु D पर। यहां बिंदु D पर दोनों धाराएं ये ऐसे मिलेंगी। अब जब दोनों धाराएं बिंदु D पर यहां पे मिल जाएंगी तो इस परिपथ में संयुक्त धारा बहेगी। I1 I2 दोनों जुड़ के मिलकर बहेंगी। तो इस परिपथ में जो धारा बहेगी वो I1 प्लस में I2 बहेगी। I1 प्लस I2 ये धारा बहेगी। अब यही I1 प्लस I2 धारा ये प्रतिरोध R3 में चली जाएगी। I1 और प्लस में I2 प्रतिरोध R3 में चली जाएगी। इसके बाद यहां पे जब वो I1 प्लस I2 धारा पहुंचेगी तो बिंदु C पर जब I1 प्लस I2 बहेगी तो यहां से दो तार हो जाएंगे। तो जब दो तार हो जाएंगे तो वो धारा जैसे यहां पर मिली थी वैसे इस जगह बिंदु C पर पहुंचेगी, तो वही धारा यहां टूट जाएगी।
I2 इधर बह जाएगी और I1 ऊपर निकल जाएगी। इस तरीके से धारा में विभाजन हो जाएगा I1 प्लस I2। तो ये बंद पास बन गए। अब इसमें जब हम रूल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। देखिए, इस प्रतिरोध में I1 धारा जाती है, इन दोनों का गुणा करना है। इस प्रतिरोध में I2 धारा जाती है, इन दोनों का गुणा करना है। इस प्रतिरोध में I1 प्लस I2 धारा जाती है, तो इस प्रतिरोध की ये संगत धारा है, इसका इसमें गुणा। ये बात किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने कही कि जिस प्रतिरोध में जो धारा जाती है, इनका गुणा कर लीजिए। इसका इसका आपस में गुणा, इसका इसका आपस में गुणा, इसका इसका आपस में गुणा। अगर और प्रतिरोध होते तो उस प्रतिरोध में कितनी धारा जाती है, ये हमको ध्यान से देखना है। तो उन्होंने कहा कि धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, ये दोनों का गुणा हो गया और अब इनका बीजगणितीय योग कर दिया हमने। यानी बंद पास के विभिन्न खंडों में, ये बंद पास है, इसके देखिए कितने खंड हैं, 1 2 3 4, लेकिन लेते कौन है, प्रतिरोध वाले सेल वाले, ये हमारे काम के होते, बाकी ये खंड हमारे काम के नहीं है। तो विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, इनका दोनों का आपस में यहां पे ऐसे गुणा है, बीजगणितीय योग। उस बंद पास के विभिन्न खंडों में लगे हुए सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के, सेल का जो विद्युत वाहक बल उसको इसे लिखेंगे और इसका भी बीजगणितीय योग कर लेते हैं। सेल के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। ये किरचॉफ का दूसरा नियम था। किरचॉफ का दूसरा नियम एक बार फिर से आप देख लीजिए, धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग इस बंद पास में लगे हुए समस्त सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम। अब जब किरचॉफ का दूसरा नियम हम अप्लाई करेंगे कहीं भी, तो उसमें जैसे पहले नियम में चिन्ह परिपाटी का यूज किया गया था, वैसे यहां भी हमें चिन्ह परिपाटी का यूज करना है। और ध्यान क्या रखना है, किरचॉफ के नियम को जब भी हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने चलने की दिशा बना लेंगे। देखिए, ये धाराओं की दिशा तो इसमें बनी हुई है, लेकिन हम कैसे इस नियम को अप्लाई करेंगे, हम अपने चलने की दिशा बनाएंगे। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी आप बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे ये अपने चलने की दिशा, ये जो बंद पास ABCDAA है, ये हमने अपने चलने की दिशा ऐसे बना ली। आप चाहो तो ऐसे दिशा बना सकते हो, क्लॉकवाइज, हमने एंटी क्लॉकवाइज बना लिया है। इसी तरीके से इस बंद पास में भी ये हमारे चलने की दिशा है, इसमें भी हमने एंटी क्लॉकवाइज बना लिया। आप चाहो तो क्लॉकवाइज बना सकते हो, ये बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब हम चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे तो ये सारा काम करने के बाद इतना काम आपको और करना पड़ेगा। और ये जो हमने यहाँ पे ये एरो बनाए हैं, ये हमारे चलने की दिशा है, ये हमारे चलने की दिशा है। अब जब इस रूल को हम अप्लाई करेंगे तो इसमें हमें ये देखना है, सबसे पहले हम बंद पास ABCDA लेते हैं। बंद पास ABCDA में हम किरचॉफ के दूसरे नियम को कैसे लगाएंगे, ABCDA में यदि हमारे चलने की दिशा, ये हमारे चलने की दिशा है, और देखिए धारा, ऊपर धारा कौन सी बहती है, I1, उसका भी एरो बना है, इसका भी एरो बना है। यदि हमारे चलने की दिशा, धारा की दिशा कैसी है, समान है। हमारे चलने की दिशा, धारा की दिशा कैसी है, समान है, तो इस धारा इस प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक, यानी I1 और R1 का गुणनफल धनात्मक।
यहां पे आप ये ध्यान रखेंगे, जैसे कोई प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, इसमें धारा बह रही है और ये हमारे चलने की दिशा है। अगर हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा कैसी है? समान, ये दोनों समान दिशा में है, तो इस धारा और इस प्रतिरोध का गुणनफल कैसा हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। हो सकता है आपको किसी ने ये पढ़ाया हो कि अगर हमारे चलने की दिशा धारा की दिशा समान है तो इन दोनों का गुणनफल ऋणात्मक होगा, ऐसा भी होता है। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे लेते हैं। हम जब भी पढ़ाते हैं तो हम इसको इसी तरीके से पढ़ाते हैं कि यदि हमारे चलने की दिशा धारा की दिशा समान है तो हम दोनों के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं। बहुत सारी जगह क्या होता है, इनको ऋणात्मक लिया जाता है, आप ऋणात्मक ले लेंगे तब भी सही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जैसे इस नियम को आसानी से लगा पाए। इसी तरीके से अगर हमारे चलने की दिशा, ये धारा प्रतिरोध हो गया और ये हमारे चलने की दिशा है। अगर हमारे चलने की दिशा धारा की दिशा कैसी? विपरीत है, तो फिर धारा प्रतिरोध का गुणनफल कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इस बात को हम यहाँ पे कह रहे हैं। इसी तरीके से क्या होता है, यदि हमारे चलने की दिशा सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ है, तो हम इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसको धनात्मक लेते हैं। अगर हम सेल के माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ चलेंगे तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। और यदि हमारे चलने की दिशा सेल के प्लस इलेक्ट्रोड से माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ है तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसको हम यहाँ पे निगेटिव लेंगे। ये चिन्ह परिपाटी है, इसको हमने यहाँ पे ऐसे क्लियर कर दिया। अब आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे धारा प्रतिरोध का गुणा कैसा हो जाएगा? धनात्मक I1R1। इसके बाद हमने देखा कि इस बंद पास में एक और प्रतिरोध है, इसमें धारा I2 जाती, लेकिन हमारे चलने की दिशा इधर की तरफ है और धारा आ रही इधर की तरफ। दोनों दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, इसलिए इन दोनों का गुणा कैसा हो जाएगा? निगेटिव, और I2R2 हो गया। इसके बाद फिर प्रतिरोध बस दो ही हैं, तो LHS में धारा प्रतिरोध का गुणा करना और RHS में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग करेंगे। देखिए हमारे चलने की जो दिशा है वो माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ है। E1 में माइनस से प्लस की तरफ हम आ रहे हैं, इसलिए ये E1 कैसा लेंगे? पॉजिटिव। और यहां पे हम कैसे चलते हैं? इस तरीके से। तो हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, कहां? E2 में। हमारे चलने की दिशा, हम धारा की दिशा को नहीं ले रहे हैं, हमारे चलने की दिशा प्लस से माइनस की तरफ है, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा? E2 आ जाएगा। इसके बाद हम बंद पास, जो दूसरा बंद पास है CDEFC में, यहां भी इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। पहले आप ये देख लेंगे कि इस बंद पास में कितने प्रतिरोध हैं। तो इस बंद पास में हमने देखा दो प्रतिरोध हैं, R2 और R3। अब इसमें आप देख लीजिए धारा R2 में I2 धारा जा रही है और R3 में I1 प्लस I2 धारा जा रही है, यानी इसका गुणा करना है तो I2R2 हो जाएगा, इसका गुणा I2 और R2। चिन्ह कौन सा लेंगे? हमारे चलने की दिशा और I2 दिशा कैसी? समान, इसलिए धनात्मक चिन्ह का यूज करेंगे। यहां पे चिन्ह कैसा लेंगे? हमारे चलने की दिशा और इस धारा की दिशा कैसी है? समान, इसलिए इन दोनों का जो गुणनफल होगा कैसा होगा? धनात्मक हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे I1 प्लस में I2 और प्रतिरोध कितना है यहाँ पे? R3। LHS में हमने धारा प्रतिरोध का गुणा कर लिया, RHS में सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग करेंगे। तो इस बंद पास में आप देख लो कितने सेल हैं, सिर्फ एक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E2। देखिए ये सेल दोनों में कॉमन, ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर भी हमको लेना है नीचे भी लेना है, ऐसा नहीं एक बार ऊपर ले चुके तो नीचे नहीं लेंगे, इसमें भी है, ये कॉमन है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हम इस तरीके से चलते हैं, यानी माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ ऐसे आते हैं, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों समीकरणों को आप हल करके इन बंद पास के विभिन्न खंडों में धाराओं के मान ज्ञात कर सकते हैं,
सेलों के विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, इनके विभवांतर भी आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे हम किरचॉफ के दूसरे नियम का यूज करते हैं। यह किरचॉफ का दूसरा नियम है। तो यह किरचॉफ का दूसरा नियम हो गया। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और दिया है। स्मॉल एल की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, हाँ ये भी याद रखना कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, इसे हम नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो प्रश्न 4 में ग नंबर सवाल है, ग नंबर सवाल में क्या दिया गया है, कह रहा कि स्मॉल लंबाई के तांबे की छड़ स्मॉल कैपिटल बी तीव्रता वाले एक चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के प्रति गुणन करती है। सिद्ध कीजिए उस छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल इक्वल टू 1/2 ओमेगा BL स्क्वायर है। एक छड़ है, इसकी लंबाई स्मॉल एल है और ये एक बिंदु के प्रत्यय, मान लो ये बिंदु O है, इसके प्रत्यय ये घूमती है, इस तरीके से घूम करके यहाँ पे ऐसे आ जाती है। इसकी लंबाई स्मॉल एल है और ये काम कहाँ होता है, ये काम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में होता है। देखिए जब कोई छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा और इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में इसके परिवर्तन होगा तुरंत यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और वही प्रेरित विद्युत वाहक बल हमको यहाँ पे निकाल के दिखाना है। ये कह रहा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पे हमको निकालना है वो स्मॉल इक्वल टू 1/2 ओमेगा BL स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पे उत्पन्न होगा। सबसे पहला काम तो ये करते जब स्मॉल लंबाई की छड़ इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाएगी तो माना कि इसका जो घूमने वाला कोण है वो डेल्टा थीटा है। अब हम क्या करते हैं कि इस भुजा को और निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक वृत्ताकार इस तरीके से पथ तैयार हो जाएगा। तो ये क्या उसका चाप है, तो चाप बराबर सूत्र क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। आपने पढ़ा होगा कि कोण बराबर क्या होता है, चाप और बटे में त्रिज्या। तो कोण कितना है, डेल्टा थीटा है। चाप हमको ये निकाल के दिखाना, ओ इसका नाम ए रख लेते हैं और इसका नाम बी रख लेते हैं, ए बी निकालना। त्रिज्या, ये जो तार की लंबाई स्मॉल एल है ये त्रिज्या का यहाँ पे काम करेगी। ये हमारा रफ वर्क है, डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर ए बी बराबर हम निकालेंगे तो एल का पक्षांतर करेंगे, थीटा में गुणा कर लेगा, यानी एल इंटू थीटा। तो यहां पे लिख देंगे डेल्टा थीटा और एल, ये ए बी का मान निकल आएगा। तो चाप का मान कितना आ गया, ए बी का मान डेल्टा थीटा एल। अब हमें करना यह है कि जब इस छड़ को हम घुमाएंगे तो ये कितना क्षेत्रफल कवर करेगी, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल हम यहां पे निकाल लेते हैं कि छड़ कितना क्षेत्रफल कवर करेगी, और ये डेल्टा टी समय में हम निकालेंगे। तो लिखेंगे डेल्टा टी समयांतराल में छड़ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या रहेगा, डेल्टा ए बराबर 1/2। इसको आप समकोण त्रिभुज की तरह समझेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, ये इसका आधार है और ये क्या है, इसका लंब है। 1/2 आधार कितना रखेंगे, आधार रखेंगे हम OA और लंब कितना रहेगा, लंब का काम कौन करेगा, AB। इसकी वक्रता को लगभग हम 0 मान के चलेंगे कि इसमें कोई वक्रता नहीं है, ये आधार का काम और ये लंब का काम भुजा करेगी। तो डेल्टा ए बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, OA का मान L है और AB का मान कितना, डेल्टा थीटा और L।
इस तरीके से OA डेल्टा A बराबर कितना आ जाएगा, ये क्षेत्रफल है, L और L का गुणा हो जाएगा 1/2 L स्क्वायर डेल्टा थीटा, ये क्षेत्रफल हमने यहाँ पे ऐसे ज्ञात कर लिया। अब जब ये छड़ इस चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बलरेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और उस चुंबकीय फ्लक्स को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा यह निकालेंगे, और इसको हम डेल्टा फाई बी से लिखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा फाई इक्वल टू बी ए फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे बी इंटू डेल्टा ए, क्योंकि जो क्षेत्रफल हमारा है वो डेल्टा ए में चल रहा है। तो इस तरीके से डेल्टा फाई बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी लिखा यहाँ पे, और डेल्टा ए की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली उसको रखेंगे 1/2 L स्क्वायर और डेल्टा थीटा। इस तरीके से इसको हम एडजस्ट कर देते हैं, और तब डेल्टा बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 L स्क्वायर को आगे लिख लेंगे और फिर बी, इसके बाद डेल्टा थीटा। देखिए जब इस छड़ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो इस छड़ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल हम कहां से निकालेंगे, फैराडे के दूसरे नियम से। यही हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे फैराडे के नियम से। तो फैराडे का नियम कौन सा यहाँ पे लगाना है, E इक्वल टू डेल्टा फाई बी और अपान में डेल्टा टी। ये फैराडे का नियम आपने पढ़ा होगा। तो E इक्वल टू डेल्टा फाई बी का मान देखिए ऊपर निकला हुआ है, ये डेल्टा बी नहीं है, ये डेल्टा फाई बी है, ये यहाँ पे निकला है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो 1/2, इसके बाद b आगे लिखते हैं, L स्क्वायर पीछे, जैसा कि सिद्ध करने में BL स्क्वायर है, और इसके बाद डेल्टा थीटा है, ये नीचे डेल्टा टी लिखा है, इसको नीचे हम डेल्टा टी यहाँ लिख देते हैं। तो E इक्वल टू 1/2 बी L स्क्वायर और डेल्टा थीटा अपान में डेल्टा टी, ये एक साथ यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। अब ये क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी को क्या कहते हैं, ये कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर है। तो कोणीय विस्थापन की जो समय के साथ परिवर्तन दर होती है उसको हम कोणीय वेग कह देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा E इक्वल टू 1/2 बी L स्क्वायर और ओमेगा, यहाँ पे दिखा देंगे क्योंकि ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान क्या होता है, डेल्टा टी होता है। इस तरीके से हम यहाँ पे इस माली का मान निकाल लेंगे। यह भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 में लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब कोई उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है, जैसे मान लीजिए यह धातु की सतह है और इसमें कोई उच्च आवृत्ति का प्रकाश गिरा, तो देखिए हम जानते हैं कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें धनायन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन इस तरीके से धातु में ऐसे भरे होते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनंत संख्या में होते हैं, लेकिन कोई भी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धनायनों के आकर्षण के कारण धातु से बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये जो धनायन होते हैं इसको आकर्षित कर लेते हैं। जब भी ये अंदर विचरण करता है, बहुत तेजी से गति करता है, और जब ये बाहर निकलने वाला होता है धनायन उसको आकर्षित करके अंदर, कोई बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन जब किसी धातु पर हम उच्च आवृत्ति यानी उच्च ऊर्जा का प्रकाश गिरा देते हैं, ये उच्च ऊर्जा का प्रकाश गिरेगा, तो इस ऊर्जा को पा करके जो इलेक्ट्रॉन होता है इस धनायन के आकर्षण बल को तोड़ देता है। तो जब इसके आकर्षण बल को धातु से बाहर आने की जो ये घटना होती है, इसी को हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आप ये लिख सकते हैं कि जब किसी धातु पर उच्च आवृत्ति या उच्च ऊर्जा का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं।
अब इसमें लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इसके नियम क्या होते हैं। देखिए नियम इसके बहुत सारे होते हैं। लेनार्ड और मिलकर नाम के वैज्ञानिक ने इसके 4-5 नियम दिए थे। वो सारे नियम ये होते हैं कि इस धातु पर इसकी जो पहली आवृत्त है उससे कम आवृत्त का प्रकाश नहीं गिराना चाहिए। दूसरा नियम ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा नियम ये होता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है, नहीं, दूसरा नियम ये होता है कि इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन की दर है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। और तीसरा नियम ये होता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। और चौथा नियम ये होता है कि अगर इस पर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश गिराया जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और चौथा नियम ये होता है कि प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बीच में कोई भी समय अंतराल नहीं होता है, अर्थात कोई भी समय पश्चता नहीं होती है। इस तरीके से लेनार्ड और मिलकर नाम के वैज्ञानिकों ने ये नियम दिए थे और ये जो नियम है हम स्क्रीन पे दे देंगे, उनको आप देख लेना, उनको आप तैयार कर लेना। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 4 ये पूरा कंप्लीट होता है और इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करिए। आगे के जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।